हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन मेथड। मतलब जो हम किसानों को नए तकनीक के बारे में, नवाचार के बारे में, या कोई नए वैरायटी या कुछ भी चीज़ संचार उनको करना है, किसानों को हमको संचार करना है, बताना है उनको, तो हम उसको किस प्रकार से किसानों तक पहुंचाते हैं और किसानों की संख्या कितनी होती है, उसके आधार पर हमने क्या है कम्युनिकेशन मेथड बनाया। तो इसको और क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन मेथड को बोलते हैं एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। मतलब प्रसार जो कर रहे हैं उसको किस प्रकार से टीच कर रहे हैं, हम किसानों को कैसे उसको बता रहे हैं, कौन से तरीके होते हैं। तो हमारा कम्युनिकेशन मेथड जो है पहला होता है अकॉर्डिंग टू यूज़। मतलब क्या होता है, इसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं, जो मेथड उसका उपयोग के आधार पर हम उसको 3 भागों में बांटे गए हैं। तो इनको किसने दिया है, विल्सन एंड गैलप ने, अकॉर्डिंग टू यूज़, और एक होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्म। मतलब वो किस प्रकार में है, जैसे लिखित के रूप में है, रिटर्न के रूप में है, कि ऑडियो है, कि विजुअल है, उसके बारे में हम देखने के लिए उसको आगे डील करेंगे। तो सबसे पहले था अकॉर्डिंग टू यूज़। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू यूज़ पढ़ेंगे। अब हमको किसानों को उनको अकेले को समझाना है। मतलब हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, जो किसान है, उनको जैसे नया चीज़ कुछ बताना रहता है, नया नवाचार कुछ हुआ या नया वैरायटी के बारे में बताना है, तो हम किसानों को क्या करेंगे, उनके घर पे जा करके होम, इसको बोलते हैं हम फार्म एंड होम विजिट। मतलब उनके जो एक्सटेंशन एजेंट रहेंगे, जो हमारे प्रचार करने वाले कर्मचारी हैं, वो किसान के घर जाएंगे और उनको बताएंगे कि ये नया टेक्नोलॉजी, इसको ऐसा उपयोग आपको करना है। तो ये क्या हो गया, फार्म एंड होम विजिट। तो ये किसका कहाँ होता है, जो किसान होते हैं उनके फार्म में जाते हैं, उनके खेत में या उनके घर में विजिट करते हैं, उनके घर में जाके बताते हैं। फिर दूसरा आता है फार्मर्स कॉल। अब किसानों को क्या होता है, किसानों को भी जानने की इच्छा होती है कि नई योजनाएं क्या चल रही है, नए कुछ भी जानकारी उनको पता करना है। जैसे कोई बीमारी के बारे में कौन सा दवाई छिड़काव करना है, तो पता करने के लिए वो क्या करेगा, फार्मर्स कॉल मीन्स क्या होता है कि जो किसान है, किसान किसको फ़ोन करेगा, एक्सटेंशन एजेंट को। तो वो अभी हमारे भारत सरकार ने एक नंबर लॉन्च किया है, किसान कॉल सेंटर, KCC। इसका नंबर है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आ सकता है कि उसका नंबर क्या है। तो आपको याद होना चाहिए 1800 180 1551, ये हमारा नंबर है। और इसको हम शॉर्ट में 1551 में भी डायल करेंगे तो ये फ़ोन आपको लगेगा। तो ये एक मतलब एडवाइजरी दिया जाता है, किसान कभी भी फ़ोन कर सकते हैं इस नंबर पे, उनको जानकारी दिया जाता है। फिर होता है मिनी किट ट्रायल। मतलब एक छोटे से रूप में, जैसे कोई नए 2-4 वैरायटी को ट्रायल करके देखना है, किसानों के खेत में करके देखना है, कोई एक किसान के खेत में करके देखना है। अभी और डेमोन्स्ट्रेशन होता है, वो ज़्यादा लोग के बीच में किया जाता है, इसलिए उसको हम आगे डील करेंगे। तो मिनी किट ट्रायल होता है, किसानों को जैसे नया कोई वैरायटी आया है उसको हम बताने के लिए उनके खेत में ट्रायल लगा के देखेंगे, एक छोटे से रूप में ट्रायल लगा के देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, मिनी किट ट्रायल। फिर क्या होता है, पर्सनल लेटर। अब क्या करेगा, जो हमारे जो एक्सटेंशन एजेंट है, जो हमारे जो अधिकारी हैं, वो किसानों से कम्युनिकेट करना है, तो उनको एक लेटर के रूप में, रिटर्न फॉर्म में उनको उनके घर में लेटर भेजते हैं। तो ये एक एक किसान को अलग अलग उनके आवश्यकता अनुसार उनको भेजा जाता है। तो क्या होता है, पर्सनल लेटर। तो फार्म एंड होम विजिट कौन करता है, हमारा जो एक्सटेंशन एजेंट है वो किसान के घर जाता है। फार्मर्स कॉल में किसान फ़ोन करेगा किसको, एक्सटेंशन एजेंट को। और पर्सनल लेटर में एक्सटेंशन एजेंट किसान को लेटर भेजेगा। फिर उसके बाद होता है फ्लैग मेथड। ये बहुत पुराना मेथड है। पहले क्या होता था कि टेक्नोलॉजी आया नहीं था, तो किसान के जो खेत है वहाँ पर किसान वहाँ मौजूद नहीं होता था, तो जो अधिकारी रहते थे वो एक खूंटा लगा देते थे। फ्लैग मेथड मतलब उसमें एक झंडा लगा करके वहाँ पर जो भी जानकारी रहती है उसको वहाँ प्रदर्शित कर देते, तो उसको बोलते थे फ्लैग मेथड। लास्ट आता है फार्म क्लिनिक। अब किसानों को जैसे क्लिनिक बना दिया जाता है, मतलब एक जैसे दवाखाना जैसा होता है ना बाकी डिपार्टमेंट में, वैसे हमारे एग्रीकल्चर में फार्म क्लिनिक होता है। वहाँ पर किसान आता है अपना समस्या लेकर के, तुरंत जैसे कोई बीमारी के बारे में पता करना है, कौन सा दवाई छिड़काव करना है, या फिर कोई कीट के बारे में पता करना है, तो फार्म क्लिनिक में आकर के अपना समस्या का समाधान ले सकता है। अब ये हो गया हमारा इंडिविजुअल मेथड। इसमें हम किसानों को व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल मेथड्स के रूप से उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं। अब हो जाएगा हमारा ग्रुप मेथड। अब किसान हमारे एक थे, अकेले थे, तो ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, खर्चीला होता है, क्योंकि एक एक किसान को जा के बताना बहुत ही मतलब से टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग, ये समय ज़्यादा लेगा और ज़्यादा खर्चीला रहेगा। अब उसके बाद होगा हमारा ग्रुप्स। अब किसानों के समूह को हमको बताना है, तो ग्रुप मेथड होता है उसके लिए। तो समूह जो विधि होती है उसमें ग्रुप मेथड में सबसे पहले आप जानेंगे ग्रुप कितने लोगों का बनता है। तो 2 या 2 से अधिक लोग, तो 2 या 2 से 25 लोग का रहेगा तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल ग्रुप। 2 या 2 से 25 लोग का रहेगा उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल ग्रुप। फिर उसके बाद 25 से 50 लोगों का समूह है तो उसको बोलेंगे हम मीडियम। फिर उसके बाद आता है 50 से 100 लोगों का, 50 से 100 लोग का आएगा उसको हम बोलेंगे लार्ज ग्रुप। तो हमारे जो ग्रुप है उसको भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा स्मॉल ग्रुप किसको बोलते हैं, मीडियम ग्रुप में कितने लोग होने चाहिए, तो आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ग्रुप मेथड में इतने लोगों का है, अब 100 से अधिक लोग हो गए तो हम वो मास मेथड में, मतलब जन समूह के रूप में उसको हम आगे डील करेंगे। अब ग्रुप मेथड में क्या होता है, एक रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन होता है
रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन मतलब कि परिणाम का हम डेमोस्ट्रेशन देंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, सीइंग बाय बिलीविंग, सीइंग बाय बिलीविंग मतलब कि आपको पहले भी देखना है फिर उसके बाद विश्वास करना है। तो इसमें रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन में क्या होगा, एक वैरायटी को यहाँ लगा दिया जाएगा और एक वैरायटी को उसके जस्ट बगल में लगा दिया जाएगा। दोनों के यील्ड के बारे में मतलब उनके जो उत्पादन क्या आ रहा है उसको देखेंगे। तो ये हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में रिजल्ट का डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब उसका परिणाम क्या आ रहा है उसमें आप अंतर करके आप सामने में देख लेंगे कि दो वैरायटी, ये वैरायटी आपका अच्छा है कि नहीं, वो आप यहाँ कर सकते हैं रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन में। अब दूसरा होता है मेथड डेमोस्ट्रेशन। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, मेथड मतलब उसके प्रक्रिया के बारे में बताएगा। जैसे ट्रैक्टर चलाना है तो हम उसको किसानों को उनको लर्निंग बाय डूइंग, इसमें क्या होता है लर्निंग बाय डूइंग मतलब किसान को करके दिखाना है उनको, या फिर वो खुद करके देखेंगे। तो ट्रैक्टर को चला करके देखेंगे या कोई मशीन है उसको हम चला के उनको दिखाएंगे। तो ये हो गया रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन, जिसमें दो टेक्नोलॉजी का वहीं पर डेमोस्ट्रेशन देंगे, दोनों में अंतर करके उनको बताना हो, देख करके सीखेंगे, और मेथड उनको करके दिखाना है, फिर वो भी करके देखेंगे। फिर होता है ग्रुप मीटिंग। अब जो हमारे ग्रुप बना उसमें एक मीटिंग मतलब समूह बैठक जैसे होता है, तो ये दोनों के बीच में मतलब बैठक करना है। हमारे एक्सटेंशन एजेंट रहेंगे और आपके जो जितने भी आपके किसान हैं वो दोनों करके ग्रुप मीटिंग करेंगे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में। फिर उसके बाद आएगा फार्मर्स डे। फार्मर्स डे इसको फील्ड डे भी बोलते हैं। आजकल ऐसा हो गया है कि मतलब जैसे नया टेक्नोलॉजी कुछ चीज़ है तो वो किसान जैसे दूर में कहीं पर कर रहे हैं, पास में उनके आसपास किसान जो है उन्नतशील किसान होते हैं। बहुत सारे किसान उन्नतशील होते हैं, बाकी जो किसान होते हैं हमारे जो इंडियन मतलब जो भारतीय जो किसान है उसमें बहुत कम उन्नतशील किसान है। तो अच्छे टेक्नोलॉजी का उपयोग करते रहते हैं, बाकी लोग नहीं करते। उनको मोटिवेट कर रहे हैं हमको, उनको मोटिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मर्स डे फील्ड डे करेंगे। तो उनको हम एक जगह मतलब दूसरे के खेत में ले जा करके उनके फील्ड में उनको ले जाएंगे और उनको दिखाएंगे कि देखिए भैया ये टेक्नोलॉजी ऐसा होता है, आप भी इसकी खेती करें। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कॉफ़ी की खेती हम कहाँ कर रहे हैं, बस्तर में। तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ से किसानों को वहाँ ले जा करके दिखाएंगे कि कॉफ़ी खेती कैसे होती है, उसके पैकेज एंड प्रैक्टिस के बारे में हम बताएंगे। फिर होता है स्टडी टूर। हाँ, ये जो फार्मर्स डे है वो कम डिस्टेंस में रहेगा, मतलब पास के जगह में उनको ले जाया जाएगा। और जो स्टडी टूर है वो क्या है, थोड़े लंबे दूर के लिए होता है। उनको एक साथ यहाँ से पूरा टूर में ले जाया जाएगा, मतलब एक यात्रा पे ले जा करके वहाँ दिखाया जाएगा। तो हमारा जो जैसे यहाँ से दिल्ली ले जाना चाहते हैं, दिल्ली में हम दिखाना चाहते हैं कि वहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में, तो स्टडी टूर हमको उनको कराना पड़ेगा। तो ग्रुप मेथड क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक लोग का ग्रुप बनता है और इसमें क्या है, इसमें फीडबैक ज़्यादा मिलता है हमको। फीडबैक मैं आपको पहले ही बताया था, प्रति उत्तर जो होता है फीडबैक इसमें जल्दी से मिलता है। और इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। और ये क्या होता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, मतलब जो हमारा जो प्रॉब्लम है ना उसके अनुसार हम इसको ग्रुप को बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्रुप मेथड। अब उसके बाद अब 100 से अधिक लोग को हमको किसानों को समझाना है, क्या कोई ज़्यादा समूह है तो उनको बताना है। तो अब हम आएंगे मास मेथड। तो ये हमारा ग्रुप के बाद आता है मास मेथड। मास मेथड को हम हिंदी में जन समूह का जो तरीका होता है उसको हम कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक फार्म पब्लिकेशन होता है। मैं आपको अभी उदाहरण के माध्यम से इसको बताऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। क्या होता है, हमारे जो कृषि के जितने भी विभाग हैं वो अपना एक पब्लिकेशन मतलब एक छपाई करते हैं, कुछ भी जैसे नया टेक्नोलॉजी आया हो या फिर कोई नए पैकेज एंड प्रैक्टिसेस हो, उनके बारे में क्या है एक पुस्तक टाइप का पब्लिकेशन करते हैं, छपाई करते हैं। तो वो अलग अलग टाइप का होता है, उसमें कितने पेपर्स हैं, कितने पेज हैं, कितना मोटा कितना पतला, उसके आधार पर क्या बोलते हैं फार्म पब्लिकेशन होता है। सबसे पहले आता है लीफलेट। लीफलेट क्या होता है, 1 पेज का होता है। कितने पेज का होता है, 1 पेज का। इसमें एक साइड या दोनों साइड लिख सकते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कोई से भी एक छोटा सा दुकान के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में उद्घाटन होता है तो एक लीफलेट बनता है, वो आपको मिलता है। तो मैं आपको एग्जांपल में दूंगा, ये है हमारा लीफलेट। जैसे ये एक लीफलेट है, 1 पन्ने का, छोटा सा है। तो ये क्या है, इसमें एक जानकारी जो है वो एक लाइन से बना हुआ है, छोटा सा जानकारी देना है तो हम क्या है लीफलेट को यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा फोल्डर पेपर जो होता है, ये हमारा फोल्डर पेपर है। ये भी 1 पेज का ही होगा। कितने पेज का होगा, 1 पेज का, लेकिन इसको हम क्या है फोल्ड करेंगे 1 या 2 बार। तो ये हो गया हमारा फोल्डर। इसमें क्या करेंगे, एक से ज़्यादा मतलब एक ही टेक्नोलॉजी रहेगा या फिर एक ही जानकारी रहेगी, उसको हम बहुत सारे माध्यम से उसको हम ज़्यादा जानकारी है तो हम क्या है फोल्डर का यूज़ करेंगे। तो ये कितने पेज का होगा, ये भी 1 पेज होगा, लेकिन ये फोल्डेड होगा, ये भी 1 पेज का होगा। फिर आता है बुलेटिन एक क्या होता है, एक पुस्तक जैसा एक मतलब एक छोटा सा बना रहता है। इसमें हम बुलेटिन बिंदुवार मतलब जो एक टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे गन्ने की खेती के बारे में लिखना है तो उसमें पूरा उसका पैकेज एंड प्रैक्टिसेस लिखा रहेगा, उनकी क्रियाविधि, लेकिन वो बुलेट फॉर्म में रहेगा, मतलब बिंदुवार एकदम आपको एक लाइन पे ही लिखा रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा,
आपका एक पुस्तक का छोटा रूप हो जाएगा। और इसमें कितने पेजेस होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसमें होते हैं 24 से 48 पन्ने का। कितने पेज का होगा बुलेटिन? 24 से 48 पन्ने का होगा और ये बाउंडेड रहेगा, मतलब जैसे लीफलेट बाकी जो थे उन लोग सब एक ही पेज में थे, ये बाउंडेड रहेगा। फिर उसके बाद हम आते हैं न्यूज़लेटर के बारे में। तो कोई भी जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारा जैसे एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है, उन लोग क्या करते हैं, जो क्रियाविधि 3 महीने में होती है, त्रैमासिक या एक मतलब 6 माही जो कार्यक्रम होती है, उसको क्या करते हैं वो लोग न्यूज़ के माध्यम से किसानों तक पहुंचाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा न्यूज़लेटर है। ये भी देख सकते हैं आप, ये कितने 4 पन्ने का है। तो ये इसमें न्यूज़लेटर हर 3 महीने में ये न्यूज़लेटर किसानों को जो नया टेक्नोलॉजी के बारे में, नया नवाचार है उसके बारे में बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो न्यूज़लेटर हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा मैगजीन्स एंड जर्नल्स। मैगजीन्स भी क्या होता है, एक प्रकार का पुस्तक होता है, बुक फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे वैरायटी, इसमें जो है बहुत सारे नए नए जो नवाचार हो रहे हैं, या फिर कोई कीट व्याधि के बारे में जानकारी देना हो तो हम इसको एक बुकलेट फॉर्म में, और ये हो जाएगा नॉन टेक्निकल फॉर्म में रहता है, मतलब ये वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है उसके आधार पर हिंदी में या फिर स्थानीय भाषा में प्रकाशित होते हैं, और ये सबको पढ़ने लायक, किसानों के पढ़ने लायक होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा जर्नल्स। ये जर्नल्स जो होता है ये थोड़ा टेक्निकल सब भाषा में लिखा रहता है और ये इंग्लिश में रहता है। ये जो है हमारे साइंटिस्टों को समझने के लिए, जो रिसर्च स्कॉलर है, जो कि पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है, उनके लिए ये जर्नल्स रहता है, काम करता है। तो ये हमारा हो गया फार्मा पब्लिकेशन। जो एक संस्था है वो एक क्या है, पब्लिकेशन करेगी, पुस्तकों की छपाई करेगी, वो अलग अलग फॉर्म में किसानों को बताने के लिए। अब उसके देता है मास मीटिंग, मतलब जन समूह का मीटिंग करना, मतलब जैसे 100 से अधिक किसान हैं तो उनको एक साथ हम मीटिंग में बुला करके, गैदरिंग करके वहाँ हम उनको एक कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताएंगे। फिर उसका है कैंपेन मतलब होता है अभियान, जैसे जन जागरूकता अभियान। जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो हमारे जो जितने भी जनसंख्या जनसमूह हैं उनको हमको बताने के लिए, किसानों को बताने के लिए कि आप मास्क पहनकर अपने खेत जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो हम क्या एक कैंपेन चला रहे हैं, एक अभियान चला रहे हैं कोविड से लड़ने के लिए। जैसे पल्स पोलियो अभियान आपको पता ही होगा, ग्रो मोर फूड कैंपेन चला था एक, मतलब ज़्यादा फसल उगाओ करके। तो ये हो गया हमारा कैंपेन, ये होता है अभियान। फिर आता है एग्जीबिशन। आपने सुना होगा कि कृषि का एक मेला लगता है, किसान मेला। तो हम वहाँ एग्जीबिशन में मेला लगता है, वहाँ क्या करते हैं, पोस्टर के माध्यम से, चार्ट पेपर के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पर रहता है। उसके माध्यम से हमको किसानों को एक साथ, बहुत लोगों को, किसानों को हमको समझाना है, दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, मेला लगाएंगे, तो हो जाता है एग्जीबिशन। फिर आता है न्यूज़पेपर। तो आपको सबको पता ही होगा कि न्यूज़पेपर जो है एक मास मीडिया का एग्जाम्पल है। एक टाइम पे न्यूज़पेपर हम लाखों लोगों को या हज़ारों लोगों को हम न्यूज़पेपर के माध्यम से, उसमें न्यूज़ छपाई के माध्यम से हम उनको पहुंचा सकते हैं। फिर आता है टेलीविज़न। टीवी के माध्यम से भी हम एक समय में, कम समय में बहुत लोगों को संचार कर सकते हैं, बहुत लोग को जानकारी दे सकते हैं। किसान चैनल एक हमारे भारत सरकार ने शुरू किया है, डीडी किसान चैनल। तो टेलीविज़न के माध्यम से भी हम किसानों को नए चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। फिर होता है रेडियो एक पुराना मेथड, आपको पता ही, पहले आता था आकाशवाणी करके कार्यक्रम आता। आकाशवाणी चालू हुआ था 1957 में। तो आपको एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि आकाशवाणी कब आया, तो आया 1957 में। रेडियो के माध्यम से हमको कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, कृषि दर्शन। टेलीविज़न में कृषि दर्शन चैनल आया, वो कब आया, 1967 में। तो ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, कृषि दर्शन कब आया या फिर आकाशवाणी। ये हो गया। तो हमारा ये मास मेथड हो गया, और आपका ग्रुप मेथड हो गया, और हमारा हो गया इंडिविजुअल मेथड। तो ये इसमें सबसे अगर बेस्ट आपको कौन है पूछेगा तो वो सिचुएशनल रहेंगे। जैसे पैसे के मामले में पूछेंगे एक्सपेंसिव कौन है करके, तो ये है जो इंडिविजुअल मेथड वो एक्सपेंसिव है, और मास मीडिया जो है वो कम एक्सपेंसिव है, मतलब कम खर्चीला में ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है हमको। एक साथ हम 1000 या 1 लाख लोगों तक हम मास मीडिया के मेथड के माध्यम से पहुंच जाते हैं। और इसमें क्या फीडबैक नहीं मिलता है हमको, बहुत लोग रहेंगे तो फीडबैक हमको अच्छे से नहीं मिलेगा। तो फीडबैक हमको सबसे ज़्यादा अच्छा किस में मिलता है, ग्रुप मेथड में, क्योंकि वहाँ फेस टू फेस, मतलब आमने सामने रह के एक साथ ग्रुप में समूह चर्चा में करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, फीडबैक हमको अच्छे से मिलेगा। तो ये आपके मेरिट डिमेरिट हो गए, और उसके टाइप्स हो गए, और ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन मेथड। ये था अकॉर्डिंग टू यूज़। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्म, मतलब वो किस पर लिखित में है कि वीडियो में है कि ऑडियो में है, वो देखने के लिए हम इसको आगे डील करेंगे। अब सेकेंड टाइप है इसका अकॉर्डिंग टू फॉर्म, मतलब जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो संचार कर रहे हैं वो किस फॉर्म में है,
मतलब लिखित रूप में है कि बोल करके हम कर रहे हैं उनको, स्पोकन है, शब्द के रूप में है कि विजुअल दिखा करके उनको कर रहे हैं, या फिर बोल करके और उनको दिखा करके कर रहे हैं। तो सबसे पहले होता है रिटर्न फॉर्म में, मतलब जो लिखित फॉर्म में होता है। बुलेटिन आपको बता ही दिया था कि बुलेटिन जो है वो लिखित रूप में होता है, इसको लिखते हैं। इसमें 24 से 48 पेज का एक बुक टाइप का होता है, बुकलेट टाइप का। फिर लिफलेट 1 पेज का होता है, ये भी लिखित होता है। पर्सनल लेटर जो एक्सटेंशन एजेंट है हमारे किसानों को लिखेंगे, वो एक हो गया। फिर उसके बाद आएगा सर्कुलर लेटर, मतलब जैसे सर्कुलर मतलब कि एक के साथ सर्कुलेट करते हैं, सब किसानों को लेटर जो है वो सर्कुलेट किया जाता है, बांटा जाता है। फिर उसका जाता है फार्म जर्नल्स, मतलब जितने भी हमारे पीरियोडिकल्स होते हैं, मतलब समय समय पर जो जर्नल्स होते हैं वो छापे जाते हैं। और हमारे जो मैगजीन होते हैं वो भी लिखित रूप में आएगा। तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि रिटर्न फॉर्म में वो उसकी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद स्पोकन, जिस पर हम बोल करके, जिसमें आवाज़ के माध्यम से हम करते हैं। सबसे पहले मीटिंग में आपको पता है कि 2 या 2 से अधिक लोग मीटिंग करेंगे तो वो एक साथ बोल चाल की भाषा में ही करेंगे। फिर उसके बाद हो जाएगा फार्म एंड होम विजिट, वहाँ पर भी हम बोल करके किसानों को समझाएंगे। फिर उसके बाद आएगा ऑफिस कॉल, ऑफिस मतलब ऑफिस से जो किसानों को कॉल गया है वो हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा रेडियो भी सुन करके हम करते हैं। फिर फार्म क्लिनिक भी हम किसानों से बोल करके सुन करके हम उनको संचार करते हैं, उनके साथ संचार करते हैं। फिर आता है विजुअल, जिसको हम देख सकते हैं। एग्जीबिशन मतलब जैसे मेला लगाएं, उसमें किसान आकर के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख सकता है कि क्या क्या जो नए टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, और क्या क्या जो मतलब हमारे जैसे क्या क्या रिसर्च चल रहे हैं उनके बारे में एग्जीबिशन में, मेला में हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पोस्टर, हम पोस्टर के माध्यम से पोस्टर बना करके उनको सचित्र वर्णन के माध्यम से भी उनको हम दिखा सकते हैं। फिर चार्ट पेपर बनाते हैं हम लोग, चार्ट में प्रदर्शित करते हैं कि कितना प्रोडक्शन एरिया कितना क्या है, एक चार्ट के माध्यम से करते हैं। फिर आता है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड क्या होता है, एक मतलब ये जो बुलेटिन का जो पेपर हमारे पास, ये लीफलेट का जो पेपर है, ऐसे फ्लैश कार्ड होता है। इसमें क्या है, प्रक्रिया लिखी होती है, तो हम इसको ऐसे करके रखते हैं। और फ्लैश कार्ड में जैसे कि हमको मतलब जो हमारा सेव फल है, सेव फल से हम जैम कैसे बनाना है, एप्पल जैम बनाना है, तो उसको कैसे बनाना है, तो पहले उसको धो के रखेंगे ऐसे करके। प्रक्रिया जो है लाइन से 8 से 10 पन्ने का होता है ये, और उसको फ्लैश कार्ड को हम एक के बाद एक ऐसे बताते जाते हैं, तो होता है फ्लैश कार्ड। तो फ्लैश कार्ड के माध्यम से वो किसान उसको देख के जान जाएगा कि पहले वो कौन सी प्रक्रिया करनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके उसको जान जाएंगे। फिर होता है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में क्या होता है, जैसे गांव में कहीं पर एक चौराहा जहाँ पर सब लोग एकत्रित होते हैं किसान, वहाँ पर हमको क्या है कि जो नए न्यूज़ आए हुए हैं, मतलब किसानी से जुड़े हुए जो न्यूज़ हैं, समाचार है, उनको हम क्या करना है, एक बोर्ड में पूरा ऐसे क्रमवार लिख देना है कि आज ये घटनाएं हुई, इसमें ये वैरायटी, ये नया वैरायटी है, ऐसे करके एक बुलेटिन के फॉर्म में लिख देते हैं। उसको ऐसे जगह में रखते हैं गांव में जहाँ पर सब लोग का नज़र पड़ता है। इससे किसानों को क्या है, वो नए चीज़ों के बारे में, नए टेक्नोलॉजी के बारे में, नवाचार के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद होता है स्पोकन एंड विजुअल, मतलब जिसको हम बोल करके भी करते हैं, बोल और सुन करके, और उसको देखते भी हैं। तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में जो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला जो एक्सटेंशन एजेंट है वो बोलेगा, और किसान उसको सुनेंगे और देखेंगे। तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, टेलीविज़न को भी हम देखते हैं। फिर उसके बाद मूवी आते हैं किसानों के लिए। आजकल नया उनको सिखाने के लिए हम एक शॉर्ट मूवी, मतलब कम समय के लिए एक मूवी बनाते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है लास्ट अभियान जो चला रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, उसको भी किसान लोग उसको देख के करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूज़न एंड अडॉप्शन, जिसे हम हिंदी में, डिफ्यूज़न मतलब होता है फैलाना, मतलब कोई भी नवाचार हुआ है, कोई भी नया टेक्नोलॉजी आया, उसको हमको लास्ट एंड यूज़र जो उसका यूज़ करने वाले वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। और एक होता है अडॉप्शन, अंगीकरण, मतलब कोई से भी जैसे नई टेक्नोलॉजी आया, जैसे मोबाइल आया था, तो उसको तुरंत सब लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं, उसको सोचते हैं, एक प्रक्रिया होती है, वो आगे पढ़ेंगे, तो वो एक अडॉप्शन, एक क्या है, डिसीजन होता है। फिर देखिए हम इसके एग्जाम्पल, मतलब इसके डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, फैलाव जो होता है, मतलब किसी भी चीज़ का फैलाव क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले क्या है, डिफ्यूज़न जो है एक प्रक्रिया है। क्या इसकी प्रक्रिया है, एक इनोवेशन। इनोवेशन में क्या होता है, एक नवाचार जो है वो सोशल सिस्टम में, सामाजिक जो एक सिस्टम बना हुआ है, हमारा एक समाज है, उसमें कैसे पहुंच रहा है, मतलब कैसे उसको डिफ्यूज़ करना है, मतलब कैसे उसका फैलाव हो रहा है, वो एक क्या है, प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न, मतलब इनोवेशन, मतलब नवाचार है। जैसे अब पहले क्या होता था कि राइस का, मतलब जो धान है, उसको हम लोग ब्रॉडकास्टिंग, मतलब छिड़काव विधि से करते थे। अब उसको धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते गई, अब क्या हो गया, राइस ट्रांसप्लांटर मशीन आ चुका है। तो वो जो मशीन का जो है वो क्या हो गया, एक इनोवेशन हो गया। या फिर जो पुराने तरीके जो थे उसको चेंज करके, सबसे पहले क्या हुआ कि छिड़काव विधि से हम धान की बुआई करते थे। फिर सेकेंड हम क्या किए, उसमें धीरे से आगे टेक्नोलॉजी बढ़ते गया, फिर उसको हम ट्रांसप्लांटिंग, मतलब उसका रोपण विधि करते गए। फिर थर्ड में उसको सीड ड्रिल मशीन से उसको बुआई करते गए, वो एक इनोवेशन होते गया। फिर उसका अब लेटेस्ट जो इनोवेशन है वो अभी हम लोग का धान का क्या है कि उसका ट्रांसप्लांटर मशीन आ चुका है। तो
तो ये हो गया एक इनोवेशन का जो सिस्टम जो है, सोशल सिस्टम है, जो सामाजिक हम लोग का जो समाज है उसमें कैसे वो फैल हो रहा है, वो हमारा होता है डिफ्यूज़न। तो एक इनोवेशन में क्या क्या एलिमेंट होते हैं, यह हमको पूछा जाता है एग्ज़ाम में। आपको ये पूछ सकता है डिफ्यूज़न के एलिमेंट कितने होते हैं, तो होते हैं 4। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या है, एक इनोवेशन एक नवाचार है, उसको हमको समाज में कैसे फैलाना है, वो एक प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया को हम पढ़ते हैं। तो इनोवेशन जो है किसी भी कम्युनिकेशन चैनल, मतलब जो संचार के माध्यम, अभी मैंने आपको बताया कि वो वीडियो के माध्यम से हो या लिखित माध्यम से हो या अवेयरनेस के मतलब जनसंचार के माध्यम से हो या फिर मेला के माध्यम से हमको किसानों तक पहुँचाना है, तो क्या होगा, कम्युनिकेटिव इनोवेशन जो है नवाचार, वो एक संचार का जो चैनल है, चैनल के माध्यम से एक निश्चित समय पर वो सोशल सिस्टम मतलब किसानों तक जो पहुंचता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। इसमें 4 एलिमेंट होते हैं कि इनोवेशन नवाचार होना चाहिए, फिर वो एक कम्युनिकेशन चैनल मतलब कोई भी एक संचार के माध्यम से चैनल में वो फिट होगा, फिर वो एक निश्चित समय में वो किसानों तक पहुंच पाता है और वो हमारे समाज तक आता है, और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, अब ये डिफ्यूज़न हो गया, कोई भी जो नवाचार है उसका एक हम फैलाव कर दिए, अब उसको क्या करेंगे, हमको हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है किसानों को उसको अडॉप्ट कराना, तब मतलब उसको अंगीकरण करवाना, तभी तो हम उसको टेक्नोलॉजी को हम बता करके जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है कि हमको अधिक उत्पादन लेना है या फिर कोई नवाचार को बताना है, तभी तो हमारा सफल हो पाएगा। फिर उसका आता है हमारा एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या होता है, डिफ्यूज़न का ही एक पार्ट है। तो डिफ्यूज़न हम फैलाव कर दिए, अब उसको किसान लोग उसको मतलब अंगीकृत कर रहे हैं कि नहीं, अपना रहे हैं कि नहीं, वो हम देखते हैं। तो एडॉप्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि ये क्या होता है, एडॉप्शन हो एक डिसीजन है, एक क्या है, डिसीजन मतलब एक निर्णय है। क्या है ये, एक निर्णय है। क्या चीज़ का निर्णय है, फुल यूज़ ऑफ इनोवेशन, जो नवाचार हमने जो जिसको फैलाव किया है हम डिफ्यूजन के माध्यम से, फैलाव के माध्यम से उसका डिसीजन करना है हमको, फुल यूज ऑफ इनोवेशन। जैसे कि मैं मोबाइल को अभी आप देखेंगे कि उसका जो अंगीकरण है पूरे विश्व में सभी लोग प्रायः सब लोगों के पास है। तो जैसे किसानों को कोई भी नया टेक्नोलॉजी आएगा, जैसे भी ड्रोन, अभी हम ड्रोन के माध्यम से किसान लोग को हम ये बताते हैं कि पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का उपयोग कैसे करना है, कीटनाशक का उपयोग करने के लिए उसका हम ड्रोन का किया जा रहा है, लेकिन उसको अभी हमारे समाज में पूरा वो फैलाव क्या उसका अभी हो पाया नहीं हो पाया। एक पर्टिकुलर टाइम होगा, पहले सब लोग उसको शुरू में जो नए किसान है, वो जो अच्छे किसान है, बड़े किसान है, वो लोग उपयोग करते हैं, फिर धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है, हम आगे उसको देखेंगे। तो ये एक प्रक्रिया के माध्यम से गुजरेगा। तो क्या हो गया, एडॉप्शन हमारा अंगीकरण क्या हुआ, अपनाना क्या हुआ, डिसीजन निर्णय ले रहे हैं, वो इनोवेशन का पूरा उपयोग करना है, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा कर दिए फिर उसका रिजेक्ट कर दिए। तो वो 2 प्रकार का होता है, एक एक्टिव एडॉप्शन होता है, एक पैसिव एडॉप्शन होता है। एक्टिव मतलब सक्रिय एडॉप्शन, मतलब क्या होता है, एक्टिव रिजेक्शन और पैसिव रिजेक्शन। एक्टिव रिजेक्शन क्या होता है, उसको रिजेक्ट करना कि हमको वो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लिया और बीच में उसको हम छोड़ दिए। मतलब नए वैरायटी को हमने एक राइस का लगाया आधा बीच में, फिर उसके बाद हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा वाइबल नहीं है, तो हम उसको छोड़ दिए। तो ये क्या हो गया उसका एक्टिव रिजेक्शन। अब उसके बाद सक्रिय रिजेक्शन कर दिए। अब उसके बाद होता है पैसिव रिजेक्शन, मतलब हम उसको अडॉप्ट किए ही नहीं, मतलब हम उसके बारे में जानकारी तो ले लिए लेकिन हम उसको अंगीकृत नहीं किए। तो 2 प्रकार के होते हैं। फिर क्या होता है, अब यहाँ पर नया शब्द है इनोवेशन, नवाचार के बारे में जानेंगे। तो जो नवाचार होता है उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब एक जो नवाचार हुआ है उसके गुण होने चाहिए। तो गुण को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट ऑफ इनोवेशन। सबसे पहले होता है रिलेटिव एडवांटेज, मतलब जो इनोवेशन हुआ है, जो नवाचार हुआ है, उसका सापेक्ष लाभ किसानों को मिलना चाहिए। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि अभी हम लोग को सरकार जो है यूरिया में सब्सिडी देती है, मतलब यूरिया को आप खरीदेंगे तो उसमें आपको सब्सिडी दिया जाएगा, आपको प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। तो क्या होगा, रिलेटिव एडवांटेज। तो जितना उसका रिलेटिव एडवांटेज ज़्यादा अच्छा रहेगा उतना किसान उसको एडॉप्ट करेगा। फिर आता है ट्रायलेबिलिटी। अब वो जो भी टेक्नोलॉजी है वो उस इकोनॉमिक मतलब परिस्थिति, जैसे छत्तीसगढ़ में करे तो उसका ट्रायलेबल एक लोकेशन जो रहता है, मतलब एक एरिया रहता है, उसमें वो ट्रायल करने के लायक है कि नहीं, वहाँ का वातावरण अनुकूल है कि नहीं, ये हम देखा जाता है। और एक छोटे से स्केल में उसको ट्रायल करके देख सकते हैं कि नहीं। इसका एग्जांपल है हमारा, जैसे हम किसानों को फर्टिलाइज़र दे दिया कि आप इसका उपयोग करके देखो, ट्रायलेबल अगर उसको लगा ट्रायलेबल है, मतलब कि उपयोग किया जाना सकता है, तो वो क्या है, उसका ट्रायलेबिलिटी हो जाती है। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जो हमारा इनोवेशन जो नवाचार है वो कितना जटिल है, मतलब उसको उपयोग करने के तरीके के मतलब के बारे में हमको कितना जानकारी मिल रहा है। जैसे कि कोई भी नया फर्टिलाइज़र है, मतलब नया उर्वरक है, उसको हम क्या करेंगे, उसको छिड़क मतलब उसको उपयोग करना विधि उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ, कम हुआ। तो जितना कम रहेगा उसका कॉम्प्लेक्सिटी उतना हमारा इनोवेशन का एडॉप्शन होगा। तो ये जो है निगेटिव कोरिलेशन शो करता है।
मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हुआ तो उसके एडॉप्शन जो है अंगीकरण कम होगा, और उसका कॉम्प्लेक्स कम है तो उसका एडॉप्शन ज़्यादा होगा। तो ये जो 5 हमारे जो गुण है उसमें सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं निगेटिव कौन होता है? कॉम्प्लेक्सिटी। और बाकी लोग जो है वो लोग सब पॉजिटिव रहते हैं, मतलब कि उसका ऑब्जर्वेबिलिटी। अब हम देखेंगे ऑब्जर्वेबिलिटी, मतलब वो लोगों को दिखाई देता है कि नहीं। जैसे कि फास्फोरस का जो उर्वरक होता है उसका जो रिजल्ट है वो हमको दिखाई नहीं देता है पौधे में कि मतलब कितना उसका हो रहा है, बजाय कि हम जैसे उसका उपयोग करते हैं यूरिया का हम डालेंगे तो खेत में डालते धान के खेत में तो तुरंत उसके पत्ते जो है वो हरे दिखाई देते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि वो कितना ऑब्जर्वेबिलिटी मतलब अवलोकनीय कितना है, अवलोकन उसका कैसे हो रहा है, दूसरों को कैसे दिखाई दे रहा है। तो किसान क्या है जो उसको दिखाई देगा वही उसको मान करके चलेगा, और वो जो नवाचार है उसका हम एडॉप्ट करने के आगे वो प्रक्रिया में भाग लेगा। फिर होता है कंपेटिबिलिटी। ये क्या होता है कि जो उनके सामाजिक और जो उसके ये होते हैं 2 टाइप के, सिचुएशनल और एक होता है कल्चरल। मतलब कि जैसे कि हम कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं तो उनके जो समाज मतलब उनका जो वातावरण है उसके आधार पर क्या होना चाहिए? कंपेटिबल होना चाहिए, मतलब वो उस क्षेत्र में लागू करने लायक होना चाहिए, या फिर उनका जो सांस्कृतिक जो रीति रिवाज है उनके साथ मिला हुआ होना चाहिए, तब उसका हम क्या कर सकते हैं? एडॉप्शन उसका अधिक होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो निगेटिव कोरिलेटेड है। कॉम्प्लेक्सिटी जितना ज़्यादा होगा उतना उसका एडॉप्शन कम होगा, और अगर जो उसका एडॉप्शन मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है तो कम है तो उसको एडॉप्शन ज़्यादा होगा। तो ये हमारा हो गया डिफ्यूज़न एंड एडॉप्शन। हम इसमें डिफ्यूज़न, अब इसके बाद हम एडॉप्शन का जो एक प्रोसेस होती है, मतलब तुरंत कि किसान उसको या फिर कोई भी व्यक्ति हो किसी भी चीज़ को तुरंत अंगीकृत नहीं करता है, अपनाता नहीं है, उसको एक प्रक्रिया से गुजरता है, वो हम देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडॉप्शन प्रोसेस। एडॉप्शन प्रोसेस मतलब जो हम एक अंगीकरण करने की जो प्रक्रिया होती है वो एक चरणबद्ध तरीके से होती है। क्या होता है? एक मेंटल मतलब एक दिमागी जो डिसीजन रहता है मतलब निर्णय लेने का, वो एक किसान हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो वो ये इस 5 चरण से होकर के गुजरता है। तो हमारा जो एडॉप्शन प्रोसेस है अंगीकरण करने की जो प्रक्रिया है वो उसमें कितने स्टेज होते हैं? 5 स्टेज होते हैं, AIETA। तो ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एडॉप्शन प्रोसेस का नाम बताइए करके, तो AIETA, और इसका जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में ही ये रहेगा। तो आपको ये याद होना चाहिए। एग्ज़ाम में आपका क्या करेगा? इसको चेंज कर देगा कि AITEA। तो आपको कौन सा एडॉप्शन प्रोसेस का जो स्टेज है उसको पूछेगा तो उसको चेंज कर देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले स्टेज में होता है, अगर किसने बताया? रयान एंड ग्रॉस वैज्ञानिक है, उन्होंने हाइब्रिड कॉर्न में किसमें काम कर रहे थे? हाइब्रिड कॉर्न मतलब जो संकर प्रजाति के अपने कॉर्न मतलब भुट्टे के ऊपर काम कर रहे थे, हाइब्रिड कॉर्न के ऊपर रयान ग्रास ने उन्होंने पहले बताया कि ये क्या होता है? एडॉप्शन जो है वो एक स्टेज के रूप में रहता है, मतलब इसमें 5 चरण होते हैं, ऐसे करके उन्होंने ही बताया। फिर उसके बाद नॉर्थ सेंट्रल रूरल सोशियोलॉजी सब कमेटी है, NCRSS, वो उन्होंने 1955 में 5 स्टेज जो हैं आइटा किसने दिया? आइटा जो है 5 स्टेज है करके किसने दिया? नॉर्थ सेंट्रल रूरल सोशियोलॉजी सब कमेटी ने 1955 में आइटा को बताया कि ये 5 चरण में एक प्रक्रिया होती, कोई भी किसान हो कोई भी व्यक्ति हो वो 5 चरण से गुजरेगा तब जाके उसको अंगीकृत करेगा या नहीं करेगा वो डिसीजन लेगा। तो इसके बाद हम एडॉप्शन का डिसीजन लेंगे, उसको भी आगे पढ़ेंगे। और ये जो एडॉप्शन है वो मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे जो समाज में लोग होते हैं, किसान होते हैं, तो शुरू में सबसे पहले सब लोग अडॉप्ट नहीं करते, उसको अंगीकृत नहीं करते। वो एक अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनके एजुकेशन के आधार पर हम उसको बांटें तो हम उसको आगे डील करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि उसके एडॉप्शन के जो हैं वो 5 प्रक्रिया कौन कौन से, स्टेज कौन कौन। सबसे पहले अवेयरनेस। सबसे पहले क्या होगा? आदमी को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मतलब जैसे ड्रोन का उपयोग हमको करना है, खेती में करना है, तो सबसे पहले वो क्या होगा? अवेयरनेस, मतलब उसको क्या होगा? वो उसके लिए अवेयर होगा, सजग होगा, वो जानकारी इकट्ठा करना चालू करेगा। तो क्या करेगा? बस उसको इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा मिला हुआ है और उसको मन में बाकी लेकिन पूरा उसका पैकेज एंड प्रैक्टिसेस कैसे उपयोग करते हैं ये नहीं जानता। वो सिर्फ ये जान रहा है कि जागरूक है कि एक ड्रोन टेक्नोलॉजी आई है, उसको खेती किसानी में ऐसे उपयोग करते हैं, बस इतना जानेगा। सबसे पहले क्या होगा कि उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो कम इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बस वो सुने रहेगा किसी के मुंह से। फिर उसके बाद आएगा उसको इंटरेस्ट आएगा,
अब वो देखेगा कि ये मेरे सिचुएशन के आधार पर ठीक है कि नहीं करके, तो वो इंटरेस्ट लेगा कि अरे यार ऐसा भी नया टेक्नोलॉजी आया है, उसको हमको उपयोग करने करके, तो क्या करेगा, इंटरेस्ट, सम मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और दूसरों से, अपने आसपास पड़ोस जो है या फिर जिनसे वो उनको पूछना है या फिर किसी वैज्ञानिक से वो पूछना चालू करेगा कि इंटरेस्ट आएगा उनको, उनकी इच्छा शक्ति जागृत हो जाएगी कि मेरे को ड्रोन टेक्नोलॉजी को उपयोग करना है, उसके बारे में क्या क्या है, कैसे काम करता है, कितने खर्चे, कितने रुपए का है, मेरे लिए ठीक है कि नहीं, वो क्या है, सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन एकत्र करता है। फिर उसके बाद क्या करेगा, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन किस में करेगा, मेंटल इवोल्यूशन, अपने माइंड में वो ये पता करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है, पर्टिकुलर कोई सा भी टेक्नोलॉजी है, वो क्या मेरे क्षेत्र, मेरे खेत में, मतलब उनका जैसे एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उनके आधार पर वो कर पाएंगे कि नहीं, मेरे लिए उपयोगी है कि नहीं, वो किस में करेगा, ये मेंटल प्रोसेस है, किस में होता है, माइंड में होता है। इवोल्यूशन जो है किस में होता है, वो माइंड में करेगा। उसके बाद अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो आगे की प्रक्रिया में जाएगा, अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा कि नहीं इसके मतलब गुण बहुत कम है मेरे लिए और इसके हानि बहुत ज़्यादा है, तो मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ, तो वह क्या कर देगा, उसको वहीं से रिजेक्ट कर देगा, नकार देगा। नहीं तो फिर वो आगे अगर जाना पड़ेगा, उसको अडॉप्शन करना है, उसको अंगीकृत करना है, तो वो क्या करेगा, ट्रायल स्टेज में आएगा। ट्रायल क्या करेगा, अपने फील्ड में वो क्या करेगा, ट्रायल लगा के देखेगा थोड़ा सा कि ड्रोन को एक दिन मंगाएगा वो अपने जानकार पहचान से, और उसके बाद अपने खेत में उसको उपयोग करके देखेगा, खुद उपयोग करके देखेगा, खुद चला के देखेगा। अगर वो उसको ट्रायल में अगर वो सक्सेसफुल होता है, ट्रायल से उसको अगर अच्छे मतलब रिजल्ट मिले हैं, उनको अच्छे परिणाम मिले हैं, उनके एरिया के आधार पर, उनके पैसे के अनुकूल है, तो वो क्या करेगा, उसको एडॉप्शन करेगा। तो एडॉप्शन तो मैं आपको पहले बताया, फुल यूज़ ऑफ एन इनोवेशन, मतलब कि जो हमारा इनोवेशन है, जो नवाचार है, उसका पूरा उपयोग वो क्या बोलते हैं, ट्रायल में अगर वो सक्सेसफुल हो पाएगा, ट्रायल उसके एरिया में, तभी वो आगे उसको एडॉप्ट करेगा, उसका फुल यूज़ करेगा। ट्रायल में क्या करेगा, वो थोड़ा सा एक छोटे से जगह में देखेगा, ट्रायल करके देखेगा, ओवन सिचुएशन, अपने सिचुएशन में और अपन ओवन फील्ड में। फिर उसके बाद क्या करेगा, अगर उसको अच्छा लगा, पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसका मतलब सकारात्मक रिजल्ट आया है, तो वो क्या करेगा, उसका एडॉप्शन करेगा। तो ये 5 चरण से होकर के गुजरती है फुल यूज़ ऑफ इनोवेशन। तो ये हमारा जो एडॉप्शन प्रोसेस है, वो एक प्रक्रिया है, वो 5 चरण से होकर गुजरती है, सभी जगह लागू होता है। अब मैं आपको और अभी बताया था कि जो अब समाज में, ये तो बहुत सारे लोग होते हैं समाज में, बहुत सारे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, किसी के में लीडरशिप की क्वालिटी होती है, नेता टाइप के लोग रहते हैं, या फिर जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो संकोची होते हैं, तो उसके आधार पर हम इनोवेटिव, मतलब इनोवेटिवनेस एक वर्ड है, इसको समझते हैं हम कि जो समाज है हमारा, समाज में कोई भी चीज़ का टेक्नोलॉजी आया है, जैसे मोबाइल आया हो, साइकिल आया हो, कार आया हो, या फिर कोई भी नया वैरायटी डेवलप हुआ हो, तो वो हमारे समाज में कैसे उसको हम अपनाते हैं, मतलब किस स्पीड से जा रहा है, मतलब कितने लोग उसको जल्दी उपयोग करते हैं, मतलब उसका इनोवेटिवनेस तभी होगा जब उसको कम समय में अधिक से अधिक लोग उसको अगर उपयोग करेंगे, अपनाएंगे, तो उसका इनोवेटिवनेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये समाज में कोई भी टेक्नोलॉजी का जो एडॉप्शन हो रहा है, अंगीकरण हो रहा है, उसका एक रेट है, मतलब ये इनोवेटिवनेस उसका ज़्यादा होगा या कम होगा, उसके आधार पर हम इसको 5 भागों में बांटते हैं। इनोवेटिवनेस के आधार पर हम इसको 5 भागों में, जो समाज के लोग हैं, हमारे सोशल सिस्टम में जो लोग हैं, उनको हम 5 भागों में बांटते हैं। ये क्या होता है, बेल शेप्ड, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि ये जो क्या बोलते हैं, एडाप्टर कैटेगरी जो है, अब इसका हम एडाप्टर कैटेगरी बोलते हैं, एडाप्टर कैटेगरी। एडाप्टर जो है, मतलब एक तुरंत समय में शुरू में ही सब लोग उसको अंगीकृत नहीं करेंगे, वो एक अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग उनका समूह रहेगा, उसके आधार पर एडॉप्शन होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, बेल शेप्ड होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कैसे, जैसे घंटा आकार में दिख रहा है, बेल शेप्ड हो गया। और ये किसके आधार पर है, इनोवेटिवनेस के आधार पर है, तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। फिर उसके बाद ए शेप्ड कर्व भी बोलते हैं इसको, इसका जो कर्व बनता है उसको वो ए शेप्ड रहता है, इसलिए इसको ए शेप्ड कर्व कहते हैं। और ये किसके आधार पर बांटे हैं हम, मीन एंड मीडियन के आधार पर, मीन एंड मीडियन, माध्य और माध्यिका के आधार पर हमने इसको बांटा हुआ है। सबसे पहले होता है हमारा जो समाज में लोग होते हैं, वो ज़्यादातर लोग होते हैं वो बीच के रहते हैं, मतलब जो ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, और जो हमारे जो पहले किसान हैं, कई लोग क्या शुरू में अडॉप्ट कर लेंगे, मतलब उसको अंग्रेज करेंगे, और कई लोग उसको लास्ट में, जब वो एकदम आखिरी स्टेज में पहुँच जाएगा तब। तो अब हमारा इनोवेशन है, तो सबसे पहले क्या होता है
इनोवेटर्स बोलते हैं जिसको हम, इनोवेटर्स मतलब जो सबसे पहले जो अंगीकृत करता है किसी भी योजना को, मतलब किसी भी वैरायटी को, किसी भी चीज़ को, वो इनोवेटर जो होता है उसको वेंचर मतलब वो क्या होता है, साहसी होता है। ये समाज में कम लोग होते हैं और ये पढ़े लिखे लोग होते हैं और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं किसके, जो मतलब ये जो वैज्ञानिक हैं उनके टच में हमेशा रहते हैं और वो बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं और वो पहले से ही साहसी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनोवेटर्स कहलाते हैं। इनोवेटर्स जो होते हैं वो हमारे समाज में कितने प्रतिशत होते हैं, 2.5%। तो आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि जो इनोवेटर्स हैं वो कितने % होते हैं समाज में, तो ये हो जाएगा 2.5%। 2.5% लोग हैं हमारे समाज में, वो है इनोवेटर्स, जो सबसे पहले अडाप्ट कर लेंगे किसी भी योजना चीज़ को, हर चीज़ के बारे में, और वो वेंचर वो साहसी होते हैं इसलिए करते हैं। फिर होता है अर्ली अडाप्टर, मतलब जो अडाप्टर का जो कैटेगरी अंगीकृत करने वाले हैं उसको अर्ली, मतलब इन लोग समाज में रिस्पेक्टेबल, जिनकी मतलब समाज में थोड़ा रिस्पेक्ट रहता है, वो भी थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, मतलब इनोवेटर से थोड़े कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, और ये भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं साइंटिस्ट के, और अपने आसपास जिनसे भी सलाह मशवरा लेना है उनको अपने समाज में जो इनोवेटर्स हैं उनसे क्या बोलते हैं, समाज में जानकारी लेते रहते हैं। और ये ओपिनियन लीडर होते हैं, मतलब ये जो गांव में जैसे बहुत मतलब ये क्षेत्रीय लोग होते हैं, क्षेत्र में जो रहते हैं, लोकलाइट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, किसानों को मतलब नए वैरायटी डेवलप होता है, नवाचार होता है, उसको इनोवेटर्स के बाद अडाप्ट करते हैं। तो ये कितने % होते हैं हमारे समाज में, 13%, 13.5% ये होते हैं, 13.5% ये हमारे समाज में होते हैं, जिनका थोड़ा समाज में इज्जत होता है और ये भी जल्दी मतलब अडॉप्ट कर लेते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी को। फिर आता है अर्ली मेजॉरिटी, मतलब ये हमारे समाज में जो एवरेज पीपल है, मतलब जो एवरेज पीपल होते हैं वो होते हैं, ये होते हैं डेलिब्रेट, थोड़े से मतलब सोच समझ के राय लेने वाले, अपने जो नेबर्स हैं, ये इन लोग तब अडाप्ट करेंगे जब अर्ली अडाप्टर्स जो है, अर्ली अडाप्टर है, जब अडाप्ट कर लेगा उसका रिजल्ट अच्छा दिखेगा, सामने वाले का रिजल्ट अगर अच्छा आया तब वो उसको उपयोग करना चालू करेगा। तो ये लोग होते हैं डेलिब्रेट। इनका समाज में कितना % होता है, 34%। तो हमारे समाज में सबसे ज़्यादा अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी का ही क्या बोलते हैं % होता है, ज़्यादा लोग होते हैं। फिर आता है लेट मेजॉरिटी, जब एवरेज पीपल है, मतलब जो समाज के जो औसत व्यक्ति हैं उनके बाद उन लोग अडाप्ट कर लेंगे, तो उसके बाद ये लोग समाज संकोची रहते हैं, थोड़े से स्केप्टिकल मतलब होता है संकोची, और ये कॉशियस होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, थोड़े से रूढ़िवादी लोग होते हैं, और ये जब इनका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तब जाके, जब एवरेज पीपल मतलब सब लोग कर लिए, चलो हम भी इसको उपयोग कर लेते हैं, ऐसे वाले सोच वाले होते हैं। तो ये कितने % के होते हैं, ये भी 34% के होते हैं। फिर उसका लास्ट में आता है, जब जैसे अभी बाइक का चलन है, तो अभी आप देखेंगे कि सबके घर में भी प्राय बाइक हो गया, तो अभी ये किसको अडाप्ट कर रहे होंगे, अभी ये साइकिल को अडाप्ट कर रहे होंगे। ये लोग कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, या फिर थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, या कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, और रूढ़िवादी लोग होते हैं, ट्रेडिशनली लोग होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, लगार्ड्स। तो इनका % कितना है हमारे समाज में, 16%। तो अब एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि एडॉप्शन जो एक प्रक्रिया है वो 5 चरणों में होती है। तो वो चरणों में होती करके किसने बताया, हमारे हाइब्रिड कॉर्न में रायन एंड ग्रास जी ने काम कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि यह स्टेज में होता है। फिर उसके बाद उस स्टेज को 5 स्टेज को किसने बताया, नॉर्थ सेंट्रल रूरल सोशियोलॉजी सब कमेटी ने बताया, 1955 में एग्ज़ाम में आपका आ सकता है। फिर उसके बाद ये 5 स्टेज है, लाइन से होते हैं, तो आपको इसका जो सीक्वेंस है वो चेंज करके दे देगा, तो आपको हमेशा याद होना चाहिए AIETA। तो ये हो गया 5 स्टेज हो गए। अब उसके बाद इनोवेटिवनेस के आधार पर अडाप्टर का कैटेगरी किया गया। समाज में सभी लोग तुरंत किसी चीज़ को अंगीकृत नहीं करते हैं, तो वो एक प्रक्रिया से वो भी गुजरते हैं। समाज में लोग होते हैं, उनका % के आधार पर हम ये 5 भागों में डिवाइड करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस, मतलब जो नवाचार हुआ है उसको हमको डिसीजन लेना है कि उसको हमको अंगीकृत करना है कि नहीं करना है, वो एक अलग टॉपिक है, इनोवेशन से रिलेटेड है ये। तो इनोवेशन मतलब जो नवाचार है, तो इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस को किसने बताया, सबसे पहले रोजर जी। जो रोजर जी कौन है, हमारे फादर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन वर्ल्ड में है रोजर्स। फिर उसके बाद हमारे इसमें 5 स्टेज होते हैं, KPDIC।
KPDIC जो है हमारा वो एक 5 प्रकार का एक मतलब एक कन्फर्मेशन का मतलब ये स्टेज है, इनोवेशन डिसीजन का प्रोसेस का एक प्रक्रिया का स्टेज है। तो ये भी आपको एग्जाम में KPDIC को पूछ सकता है, इसका वो सीक्वेंस चेंज कर सकता है KDPIC। तो आपको कौन सा मारना है, KPDIC आपको याद रखना है इसको 5 स्टेज को। सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि धान का श्री विधि है, जैसे मतलब प्लांट ट्रांसप्लांटिंग करने का मतलब रोपण करने का एक नया तरीका है श्री विधि धान का। तो सबसे पहले क्या होता है, नॉलेज। सबसे पहले क्या करेगा किसान, नॉलेज स्टेज में क्या होगा कि उसका क्या बोलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब किसान को जैसे सुनाई में दिया कि श्री विधि होती है तो वो क्या करेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेगा नॉलेज लेवल पे, सबसे फर्स्ट नॉलेज में। तो इसमें क्या होता है, एक अवेयरनेस नॉलेज होता है कि वो कैसे मतलब वो क्या टेक्नोलॉजी है या फिर क्या है, वो अवेयरनेस होगा। फिर उसके बाद हो जाएगा दूसरा हाउ टू यूज़, उसको यूज़ कैसे करते हैं, हाउ टू यूज़ ये पता करेगा। फिर उसके बाद वो कैसे काम करता है और वो कितना खर्चीला है, कितना क्या है, उसके बारे में पूरा सब जितना भी जानकारी है वो क्या करेगा, नॉलेज वाले लेवल पे अपना देखेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, परसुएशन मतलब जो एक टेक्नोलॉजी है श्री विधि जैसे है तो उसके बारे में फेवरेबल या अनफेवरेबल, फेवरेबल और एटीट्यूड। फेवरेबल मतलब वांछित या अवांछित, अनफेवरेबल उसके बाद क्या करेगा वो, एटीट्यूड उसके में डेवलप होगा, उसका सोच डेवलप होगा कि ये पॉजिटिव अगर है तब वो आगे स्टेज में आएगा, अगर पॉजिटिव नहीं है मतलब उसके काम के लायक नहीं, उसके बजट के अनुसार नहीं है वो जो टेक्नोलॉजी या उसका खेत में कुछ व्याधि उत्पन्न है मतलब कुछ परेशानी, तो वो नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, परसुएशन में क्या होता है कि इसमें मतभेद नहीं होता है, मतलब जो किसान जो है उसको मतभेद नहीं होगा, अगर वो उसको करना चाहता है अडाप्ट तो फेवरेबल एटीट्यूड अगर बना, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड बना, सकारात्मक आया तो वो आगे बढ़ेगा। फिर क्या होता है डिसीज़न। अब उसके बाद वो क्या करेगा, डिसीज़न लेगा कि मुझे ये इसको आगे अगर उसको फेवरेबल लगा तो आगे अडॉप्ट करना है कि नहीं करके वो डिसीज़न लेगा। तो इसको एडॉप्ट करना है, अंगीकृत करना है, और रिजेक्ट मतलब एडॉप्ट मतलब उसको उपयोग अंगीकृत करना, रिजेक्ट मतलब उसको छोड़ देना, रिजेक्ट मतलब उसको छोड़ देना, अडॉप्ट नहीं करना। तो इसमें क्या होता है डिसीजन। अब मैं आपको बताया था एडॉप्शन में एक्टिव रिजेक्शन और होता है एक पैसिव रिजेक्शन। मतलब किसान जो है किसी भी टेक्नोलॉजी को उपयोग करने लग गया था और उसके बाद उसको उपयोग करना बंद कर दिया, मतलब अंगीकृत करना छोड़ दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव रिजेक्शन। पैसिव मतलब उसको कभी सोचा ही नहीं, वो उसको अडॉप्ट किया ही नहीं, मतलब उसको पहले ही रिजेक्ट कर दिया, मुझे अडॉप्ट करना ही नहीं है उसको। तो रिजेक्शन किस में होता है, डिसीजन में। फिर उसका आता है इम्प्लीमेंटेशन। अब वो डिसीजन ले लिया कि मुझे आगे करना है करके, तो वो क्या करेगा, इम्प्लीमेंट मतलब यूज़ करना चालू करेगा। जो इनोवेशन है श्री विधि जैसे है उसको वो यूज़ करना चालू करेगा, अपने खेत में इम्प्लीमेंट करना चालू करेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट किया, उसको अच्छे रिजल्ट मिले तब वो क्या करेगा, कंफर्म करेगा उसको। लास्ट स्टेज ऑफ इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस। तो ये हमारा हो गया कि इनोवेशन का जो डिसीजन है वो एक प्रक्रिया से गुजरती है, रोजर्स जी ने दिया था। तो नॉलेज जो है सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज रखेगा, कैसे करता है, क्या उपयोग है। फिर परसुए मतलब फेवरेबल एटीट्यूड अगर हुआ तो आगे बढ़ाएगा, अगर निगेटिव हुआ तो वो आगे नहीं बढ़ाएगा। फिर डिसीजन अडॉप्ट कर रहे हैं कि रिजेक्ट कर रहे हैं वो, फिर लास्ट में इम्प्लीमेंट करना, वो यूज़ करना चालू कर दी इनोवेशन को, लास्ट में कन्फर्म कि मैं इसको हमेशा उपयोग करूँगा। थैंक यू।